देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वक्त में पीछे ले जाती है। वावत थी यार, आई होप मैं राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये मूवी भी कुछ उसी तरह है। जहाँ आज के साउथ सिनेमा ने हमें एक से बढ़कर एक मूवीज दी हैं, वहीं पर इस पिक्चर को देखकर पुराने साउथ की याद आती है, जिसका हम अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। वो स्टीरियोटिपिकल थिंग कि भाई साउथ की फिल्मों में कोई लॉजिक नहीं होता। मैं वीडियो में तुम्हें मूवी की कई चीजों के बारे में बताऊंगा, बिकॉज मुझे पहले ही पता है तुम ये मूवी नहीं देखने वाले। आई मीन जो चीजें इनके मेकर्स ने की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। पिक्चर का प्लॉट ये है कि एक आदमी एमजीआर, जो कि साउथ के एक लेजेंडरी एक्टर थे, उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि भाई जिस दिन उस एक्टर की डेथ होती है उसी दिन उसके पोते का जन्म भी होता है। और भाई साहब मान बैठता है कि उसका पोता ही एमजीआर का री इनकारनेशन है, पुनर्जन्म है वो। बाय द वे उस लेजेंडरी एक्टर को साहब बोलते हैं, इसलिए मैं साहब बोल लूं तो कंफ्यूज मत होना। तो भाई साहब अपने पोते को साहब की तरह बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उसको उनकी पिक्चर्स दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ वही चीजें करनी है जो कि साहब ने कहा था। मूवी में तो इसे बस यूं ही दिखा दिया, बट इन रियलिटी ये काफी डार्क चीज होती है, बिकॉज इसे मेंटल हैरेसमेंट बोलते हैं। आई मीन आप एक छोटे से बच्चे पर उस इंसान के आइडियल्स थोप रहे हो जो सिर्फ आपको सही लगता है, उस बच्चे के जिसने अभी तक अपनी सोच भी डेवलप नहीं की है। खैर, बच्चा भी डेढ़ शाना होता, वो साहब की बजाय मूवी के विलन्स से इंस्पायर्ड हो जाता है, बिकॉज उसे विलन्स का बोलने का तरीका, अपनी मन की करना, किसी की ना सुनना, ये सब कूल लगता था। तो ये बच्चा बड़ा होके एक डेढ़ शाना बन जाता है, क्योंकि कहने को तो पुलिस वाला है, लेकिन रिश्वत, 2 नंबर के काम, सब चीजों में हाथ है इसका। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए मूवी की, तो देखो 10-15 मिनट देखने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि भाई ये किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मेरा उसी टाइम मूवी पर से मन हट गया था। खैर, मूवी के फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा ही चलता रहता है, पोता अपने 2 नंबर के कामों में लगा पड़ा रहता है। वहीं पर दादाजी को हमेशा लगता था कि ये साहब की तरह ही है, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया ही नहीं, सब धोखे में रखते थे उन्हें। एंड फर्स्ट हाफ के एंड तक आते आते दादाजी टपक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनका पोता असल जिंदगी में क्या है। अब तुम सोचो इस मूवी में और क्या ही हो सकता है। हो गया, दादाजी ऊपर जाके कहते हैं कि साहब आप मेरे पोते को संभाल लो। एंड साहब की आत्मा हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर आती है और निकल पड़ती है रातों को अच्छाई करने के लिए। एंड यही सब एंड तक चलता रहता है। बात करें इसके डायरेक्शन की, तो इसे डायरेक्ट किया है नालन, आगे तुम पढ़ लेना। एंड मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसी सेम बंदे ने सुपर डीलक्स को भी डायरेक्ट किया है। तुम देख लो, दोनों मूवी में दिन रात का अंतर है। जिंदगी में डाउनफॉल आता है, बट इतना बुरा भी ना है एक कि तुम ये मानने से इनकार कर दो कि ये दोनों चीजें एक ही बंदे ने की है। स्टोरी की बात करें तो उसमें बहुत से प्लॉट होल्स हैं, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। पुलिस वाले कमरे के अंदर है, ठीक है, उन्हें किसी आदमी को पकड़ना है। एक पिज्जा वाला आता है, कमरे के अंदर से एक पुलिस वाला निकलता है, जो कि पिज्जा वाला से पिज्जा लेता है एंड अंदर चला आता है। लेकिन वहां पर जो दूसरा पुलिस वाला था, वो इमेजिन कर रहा होता है पिज्जा वाले को, जिसकी गर्दन पर एक टैटू था। एंड उसे शक होता है कि भाई जिसे वो पकड़ने आए थे ये वही है। कोई मुझे ये बताओ, वो आदमी जो बाहर पिज्जा लेने गया ही नहीं, पूरे टाइम कमरे के अंदर था, वो कैसे इमेजिन कर रहा है कि पिज्जा वाले की गर्दन पर टैटू था? अभी भी नहीं मानी तो दूसरी चीज से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमारा मेन कैरेक्टर ये रातों को घूमता है, क्योंकि इसके अंदर साहब की आत्मा है। कॉस्ट्यूम के नाम पर कपड़े बदल लिए जाते हैं और चेहरा छुपाने के नाम पर सिर्फ आंखों पर पट्टी बांध ली जाती है। एंड वाओ, अब तुम्हें कोई नहीं पहचानने वाला, राइट? ये जिनको मार रहा है उनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो कि मेन कैरेक्टर को रियल लाइफ में काफी अच्छे से जानते हैं, एंड सुबह कोई नहीं पहचान रहा होता। अब सिनेमेटोग्राफी पर आते हैं। लाइटिंग का यूज करो, अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो अजीब लगने लगे। तुम किसी भी सीन में उठा के देख लेना कि भाई लाइट हमेशा ऑन रहती है, यानी कि कोई कमरा है तो उसकी लाइट हमेशा ऑन ही रहेगी, दिन में भी। और ये और ज्यादा अजीब लगता है जब तुम बाहर वाले सीन्स में भी लाइट ऑन देखते हो, साथ में उसके ऊपर ग्लो इफेक्ट डाल रखा है। ये चीज किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं। वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अब बात कर ली जाए थोड़ी सी परफॉर्मेंस की, तो कार्थी, जिनको तुमने कैथी और काश्मोरा में देखा होगा, मुझे इनकी परफॉर्मेंस ना ही अच्छी लगी और ना ही बुरी। एक काफी मिड सी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। साथ में कृति शेट्टी, अगर वो इस मूवी में होती नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज इनके बीच ना कोई सीरियस लव स्टोरी दिखाई है हमें, ना वो किसी ज्यादा काम आती है इनके, मतलब कि इनके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद कटप्पा मामा को विलन बना के रखा है, और इनका कैरेक्टर कुछ ऐसा कि भाई वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। शुरू से लेकर आखिर तक हीरो को तो छोड़ो, शायद ही ये किसी को कुछ कर पाया होगा। लेकिन भाई साहब से पूछो कि तुम लाइफ में इतना ऊपर कैसे आए, तो भाई साहब कहेंगे
दूसरों के ऊपर पत्थर फेंक के। हाँ, क्योंकि जब भी कोई इनसे भिड़ता था भाई साहब, किसी छत पर जाते थे और वो नीचे से जा रहे होते थे तो उसके ऊपर पत्थर फेंक देते थे, वो मर जाता था, उसको दफना देते थे, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। इट्स अ सिंपल मर्डर। तो हो गया ना बिल्कुल आराम से काम। तो तुम देख सकते हो कि विलन कितना ज्यादा शार्प माइंडेड है। आई मीन कितनी सफाई से निपटाया है कि किसी को पता नहीं चलेगा। जो विलन की बेटी होती है भाई, हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर, जो कि अभी उसके अंदर साहब आए हुए हैं, वो आकर उसको 3-4 कोड़े मार देते हैं। आई मीन उसके हाथों से खून निकल रहा है भाई, एक कोड़े मारे हैं 3-4 सीरियस वाले, लेकिन कोई दर्द नहीं है, बस दिखाने के लिए हल्का सा हुआ कर दिया। और अगर इतनी सारी बकचोदी के बीच तुम्हें कुछ चाहिए तो वो है मूवी के गाने, बिकॉज ना उनको सुनने का मन करता है ना ही देखने का। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरी मूवी में शुरू से लेकर आखिर तक ना तुम्हारा कोई इंटरेस्ट बनता है, मतलब कि ये फील होता है कि तुम 2 घंटे से सिर्फ बैठकर कुछ देख रहे हो, बाकी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें उससे। देखो, मूवी की कुछ और चीजें बता के तुम्हारा दिमाग खराब कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमने देखी थी तो तुम्हें कैसी लगी। तब तक के लिए अलविदा।